साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। इस साल भी बहुत कुछ नया होगा। कई बड़े मौके आएंगे, नए संकल्प होंगे, नई आशाएं और उम्मीदें भी होंगी। अब सवाल ये आता है कि आखिर भारत में क्या क्या नया होगा, कौन कौन से बड़े घटनाक्रम होंगे जो देश की तस्वीर बदलेंगे। पॉलिटिक्स से लेकर धर्म तक और खेल से लेकर विज्ञान तक बहुत कुछ पहली बार होगा, जिन पर सभी की नजरें होंगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली और बिहार में चुनाव। इस साल दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव है। दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज है और 10 साल से सरकार है। आपने 2013 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनाई और 49 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद फरवरी 2015 में चुनाव हुए तो आपने रिकॉर्ड बहुमत 68 सीटें हासिल की। इसके बाद 2020 के चुनाव में भी आपने 62 सीटें जीती और केजरीवाल तीसरी बार सीएम बने। हालांकि 2024 का साल आप और केजरीवाल के लिए मुश्किलें लेकर आया। मार्च 2024 में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल जेल चले गए। सितंबर में जमानत पर बाहर आए तो इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आतिशी नई सीएम बनी। वहीं अब दिल्ली में आपका मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस से है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी ने सिर्फ 1993 में चुनाव जीता। उसके बाद से बीजेपी वनवास झेल रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में लगातार 3 चुनाव जीते और सरकार बनाई। बीजेपी फिर सरकार बनाने के लिए ताकत लगा रही है। वहीं कांग्रेस के सामने खोए हुए जनाधार को वापस हासिल करने की चुनौती है। वहीं अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकी। एनडीए के अन्य सहयोगियों में चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपी शामिल है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम मोर्चा है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तीसरे मोर्चे के तौर पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का उदय भी हुआ। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। नीतीश के लिए ये चुनाव काफी अहम है, क्योंकि वो पिछले 3 दशक से बिहार में सत्ता की धुरी पर बने हुए हैं। 2022 में उन्होंने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वो कभी महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं तो कभी एनडीए के साथ मिलकर कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या नया बदलाव नजर आएगा। 2025 में 6 राज्यों में होंगे उपचुनाव। जी हां, देश के 6 राज्यों में उपचुनाव होने हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, यूपी, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल और गुजरात का नाम शामिल है। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। दरअसल तृणमूल सांसद हाजी नरुल इस्लाम का 25 सितंबर 2024 को निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। इस तरह जम्मू कश्मीर की बड़गांव विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। 2024 के विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने बड़गांव और गांदरबल से चुनाव जीता था। हालांकि अक्टूबर में उन्होंने बड़गांव सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। वहीं जम्मू कश्मीर की नगरोटा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। यहाँ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा जीते थे, लेकिन चुनाव के कुछ दिन बाद ही बीमारी के चलते राणा का निधन हो गया। गुजरात में जूनागढ़ जिले की विसावदार विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके भूपत भयानी जीते थे, लेकिन दिसंबर 2023 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव से जुड़ी याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण विसावदार में उपचुनाव नहीं हो सके थे। तमिलनाडु की इरोड विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि दिसंबर 2024 में कांग्रेस विधायक ईवीकेएस एलनगोवन के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। केरल की देवीकुलम विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। यहां मप्पा नेता ए राजा विधायक रहे हैं। वहीं मार्च 2023 में केरल हाईकोर्ट ने ए राजा का निर्वाचन रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने राजा को एससी आरक्षण के लिए अयोग्य पाया था, क्योंकि उन्होंने एससी समुदाय को छोड़ ईसाई धर्म अपना लिया था। 2025 में आरएसएस को होंगे पूरे 100 साल। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। आरएसएस विजयदशमी के दिन अपना स्थापना दिवस मनाएगा। संघ इस समय 80 से ज्यादा देशों में सक्रिय है और 3 दर्जन से ज्यादा विषयों पर काम कर रहा है। संघ को दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन माना जाता है। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर है। साल 1925 में विजयदशमी के दिन 27 सितंबर को संघ की स्थापना केशव वलीराम हेडगेवार ने की थी।
देश में शहर और गांव मिलाकर 50,000 स्थानों पर संघ की शाखाएं हैं और उनमें जुड़े 90 लाख स्वयंसेवक हैं। संघ की पहली शाखा में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए थे। देश भर में आरएसएस के हजारों स्कूल, चैरिटी संस्थाएं और विचारों के प्रसार के लिए क्लब संघ का भगवा ध्वज बेहद अहम है। इसी के नीचे सभी फैसले और संकल्प लिए जाते हैं। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ पर होगा खास फोकस। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और 26 फरवरी 2025 तक ये चलेगा। 45 दिन तक चलने वाले कुंभ स्नान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। गौरतलब है कि ये मेला हर 12 सालों में एक बार लगता है। इस दौरान कई सारे शुभ कार्य किए जाते हैं, जिनमें से एक शाही स्नान भी है। ये प्रतिष्ठित उत्सव दुनिया भर के लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यूपी सरकार 5,435.68 करोड़ रुपए महाकुंभ के आयोजन पर खर्च कर रही है। ये राशि 421 परियोजनाओं पर खर्च की जा रही है, जबकि सरकार ने भी अपना खजाना खोला है और 2100 करोड़ का विशेष अनुदान स्वीकृत किया है। महाकुंभ में कुल 7,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। महाकुंभ पर पूरे देश दुनिया की नजर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कलश से अमृत 12 जगहों पर गिरा था। इनमें 4 जगह धरती पर और 8 स्वर्ग में थी। पृथ्वी की 4 जगहों में प्रयागराज का संगम, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी है। हर 12 साल में नदियों के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 2025 में ही बीजेपी को मिलेगा नया अध्यक्ष। जी हाँ, बीजेपी 2025 में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। इस समय बीजेपी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मंडल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की तैयारी की जा रही है। फरवरी 2025 तक नए बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। फिलहाल जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। बीजेपी की राज्य इकाई के करीब 60% अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बीजेपी के संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कम से कम आधे राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाने चाहिए। प्रदेश स्तर का बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव भी जिला निकायों के निर्वाचन पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि साल 2024 में अक्टूबर में बीजेपी की सदस्यता 10 करोड़ पार कर गई है। बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी पूरे साल मना रही है। ये 25 दिसंबर 2024 से 25 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। बीजेपी उनकी जयंती को सुशासन के रूप में पूरे साल मनाएगी। 2025 में ही होंगे सबसे अमीर कॉरपोरेशन बीएमसी के चुनाव। मुंबई की सिविक वोटी यानी बीएमसी के भी चुनाव होने हैं। इसे एशिया की सबसे अमीर कॉरपोरेशन कहा जाता है। इस चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच जंग देखने को मिलेगी। मुंबई में शिवसेना का जलवा देखने को मिलता रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में भी शिवसेना के दोनों खेमे आमने सामने होंगे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे खेमे की शिवसेना के लिए ये चुनाव नाक का सवाल बन गया है। हालांकि बीजेपी भी कई इलाकों में अच्छी खासी पकड़ रखती है। ऐसे में बीजेपी की भूमिका भी अहम नजर आ रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में इस साल शहरी निकाय चुनाव भी होने हैं। सत्तारूढ़ महायुति के सामने ये दोनों चुनाव काफी महत्वपूर्ण होंगे और इनके नतीजे बेहद अहम होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिया है कि अगले 3 महीनों में स्थानीय निकाय चुनाव हो सकता है। बीएमसी का बजट 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो इसे देश का सबसे धनी नगर निगम बनाता है। इसलिए सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए विशेष प्रयास में जुटे हुए हैं। 2025 में ही टैक्स रेट सिंप्लीफाई होकर आएगा नया सिस्टम। जी हाँ, देश में टैक्स सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है, जो इसे सरल और ज्यादा पारदर्शी बनाने पर केंद्रित होगा। सरकार द्वारा नए टैक्स सिस्टम को लागू करने की चर्चा चल रही है, जिसका उद्देश्य टैक्स पेयर्स के अनुभव को बेहतर बनाना और टैक्स प्रशासन को कुशल बनाना है। वित्त मंत्रालय नए इनकम टैक्स सिस्टम पर काम कर रहा है। नए सिस्टम के तहत 125 सेक्शन और सब सेक्शन समाप्त हो सकते हैं। पुराने आयकर अधिनियम की जगह नया आयकर अधिनियम पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय इसी साल फरवरी में आगामी बजट में इसकी घोषणा करने की संभावना पर विचार कर रहा है। वित्त मंत्री आयकर अधिनियम से अनावश्यक धाराओं और उपधाराओं को समाप्त करने का लक्ष्य बना रही है। अगर नया सिस्टम आता है तो टैक्स पेयर्स के लिए ये बड़ा बदलाव हो सकता है। इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए और यही कारण है कि सरकार नई टैक्स व्यवस्था लेकर आई। टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान और सरल बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है।
नए आयकर अधिनियम की समीक्षा और अंतिम रूप देने का काम आने वाले महीनों में पूरा हो जाएगा। सुधार का उद्देश्य कर संहिता को अधिक व्यापक बनाना, अनुपालन बोझ को कम करना और टैक्स पेयर्स के लिए स्पष्टता में सुधार करना है। इस बदलाव के तहत एक्सपेंडिचर, निवेश, होल्डिंग, संपत्ति, देनदारियों के लिए नई तालिकाएं पेश की जाएंगी, जबकि आय सोर्स के लिए जांच की प्रक्रिया भी पेश हो सकती है। 2025 में ही होगी देश में जनगणना। दरअसल देश में जनगणना 2025 से शुरू होगी और 2026 तक चलेगी। जनगणना चक्र में भी बदलाव आएगा। आने वाले दिनों में पारंपरिक चक्र 2035, 2045 और 2055 में होगा। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा, जो 2028 तक पूरा हो सकता है। इससे पहले कोरोना महामारी के कारण जनगणना 2021 को टाला गया था। हाल ही में जनगणना रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें राज्य को अपने मंडलों, जिलों, सब डिवीजनों, तहसीलों और गाँव की सीमाएं 31 दिसंबर 2024 तक बदलने की छूट दी थी। पहले ये सीमा जून तक थी। पहले जनगणना शुरू कराने के लिए सरकारी सीमाएं सील करना पहली शर्त है। पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जहां डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और टैबलेट का उपयोग किया जाएगा। पेपरलेस प्रक्रिया से समय और संसाधनों की बचत होगी। डेटा संग्रह 6 से 9 महीने में पूरा होने की संभावना है। वहीं 2026 तक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की जा सकती है। 2025 से ही जनरेशन बीटा का दौर शुरू। नया साल नया युग लेकर आया है। 2025 में जनरेशन बीटा का दौर शुरू होगा। मिलेनियंस, जेन जी और जेन अल्फा के बाद अब जेन बीटा का दौर शुरू हो रहा है। जनरेशन बीटा उस पीढ़ी को कहा जाएगा जिसमें बच्चों का जन्म 2025 से 2039 के बीच होगा। हालांकि जेन बीटा को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। कुछ का मानना है कि जेन बीटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माहिर होगी, क्योंकि वो एआई के जमाने में पैदा हुए हैं। जनरेशन बीटा उन बच्चों को संदर्भित करेगा जो पूरी तरह से डिजिटल युग में बड़े हो रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी उनके जीवन के हर पहलू में घुल मिल चुके हैं। ऐसे समय में पैदा हो रही है जब तकनीकी तेजी से आगे बढ़ रही है। एआई, रोबोटिक्स और ऑगमेंटेड रियलिटी उनके दैनिक जीवन का हिस्सा होंगे। डिजिटल डिवाइस उनके बचपन का अनिवार्य हिस्सा बनेंगे। पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों से हटकर एआई समर्थित पर्सनलाइज्ड लर्निंग अपनाई जाएगी। वर्चुअल और मिक्स्ड रियलिटी के जरिए शिक्षण का अनुभव इंटरेक्टिव होगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की अवधारणा मुख्य होगी, जहां शिक्षा सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहेगी। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उनकी सामाजिक पहचान पर गहरा प्रभाव हो सकता है। डिजिटल जुड़ाव और वैश्विक संस्कृति के कारण जनरेशन बीटा ज्यादा ग्लोबल माइंडसेट विकसित करेगी। भाषा, भौगोलिक सीमाएं और संस्कृतियों की बाधाएं इनके लिए कम महत्व रखेंगी। इनकी जीवन शैली स्मार्ट होम्स, एलओटी और डिजिटल वेलनेस टेक्नोलॉजी पर निर्भर होगी। ये पीढ़ी ज्यादा समावेशी और विविधता को स्वीकार करने वाली होगी। सामाजिक मुद्दों पर इनके विचार मौलिक और नवीन हो सकते हैं। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पर निगाहें। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है। ये टूर्नामेंट आईसीसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसे ओडीआई प्रारूप में खेला जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से होगी, जबकि फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टी20 विश्व कप के बाद एक और आईसीसी ट्रॉफी उठाने का मौका होगा। इसी साल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी होना है। भारत इस होने जा रहे महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसके अलावा भारत पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगा। 2025 में अंतरिक्ष में निसार उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी। भारत इस साल भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन पर लोगों की नजरें होंगी। देश का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम 2025 की शुरुआत में रोबोट व्योम मित्र के साथ अंतिम परीक्षण उड़ान से गुजरने के लिए तैयार है। इसके अलावा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मार्च 2025 में निसार उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी में है। इस उपग्रह को नासा और इसरो के बीच सहयोग के तहत बनाया गया है। निसार का मतलब है नासा, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च किया जाना है। ये उपग्रह हर 12 दिन में पृथ्वी की लगभग पूरी भूमि और बर्फ की सतहों की निगरानी करेगा। इसके साथ ही 6 और उपग्रह भी लॉन्च किए जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम दिलचस्प कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज़ के साथ।